हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में अभी तक हमने एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, इन सबको हमने कवर कर लिया है। एस ब्लॉक एलिमेंट को कवर कर लिया है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने अभी तक कवर कर लिया है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम अभी डील करेंगे ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। तो पहला प्रॉब्लम है बच्चों यहां पर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट LIF and CSI. LIF and CSI is insoluble in water. LIF and CSI is insoluble in water. ठीक है, पहला ये आपको एक्सप्लेन करना है। सेकंड थिंग इज व्हाट, बी ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करना है। LII is more soluble than KI in ethanol। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपको यहां पर एक्सप्लेन करने बच्चों काफी इजी है, काफी इजी भी होगा आप लोगों के लिए। यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन करने। अब देखो LIF, देखो पहला पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझना बात को। ठीक है, LIF बच्चों आपका LIF जो होगा उसकी हाई लेटाइस एनर्जी होगी, हाई लेटाइस एनर्जी। और हाई लेटाइस एनर्जी होने की वजह से क्या होगा, आपका क्या होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, हाई लेटाइस वो एनर्जी होने की वजह से ये आपका क्या होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर। और अगर मैं बात करूं जनरली CSI की, तो CSI के केस में क्या होगा बच्चों, CSI के केस में इसमें कोवलेंट कैरेक्टर आपका क्या होगा बच्चों, बहुत ज्यादा होगा। इसमें कोवलेंट कैरेक्टर आपका क्या होगा बच्चों, बहुत ज्यादा होगा। तो यहां पर हाईली कोवलेंट कैरेक्टर होने की वजह से, हाई कोवलेंट कैरेक्टर छोड़ो तो इसमें सिंपली बोल सकते हैं बच्चों यहां पर कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी लो होगी। मैं सिंपल बताता हूं, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों, लो होगी। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना, solubility is directly proportional to the बोल सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेटाइस एनर्जी। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों आपका आंसर, ध्यान से समझना। इसका आंसर आपका देखो, लेटाइस एनर्जी ज्यादा है इसलिए इनसॉल्युबल है, हाइड्रेशन एनर्जी लो है CSI के केस में इसलिए इनसॉल्युबल है। तो दोनों का रीजन आप लोगों को समझ में आ गया। अगला, इसमें LII आपका ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू KI। ठीक है, LII आपका ज्यादा सॉल्युबल होगा KI में, वो भी कहां, इथेनॉल में, इथेनॉल में आपका ज्यादा सॉल्युबल होगा। इसका रीजन क्या होगा, सिंपल समझ सकते हैं हम बच्चों। यहां पर LII के केस में क्या होगा, LII के केस में क्या होगा, LII के केस में बच्चों कुछ ऐसा होगा कि LII आपका क्या होता है, कोवलेंट इन कैरेक्टर, कोवलेंट इन नेचर। LII का कोवलेंट नेचर ज्यादा होगा। और कोवलेंट नेचर, अब ध्यान से समझना, सिग्निफिकेंट कोवलेंट नेचर होने की वजह से, अब देखो कोवलेंट कंपाउंड हमेशा नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड हमेशा कहां डिसॉल्व होते हैं बच्चों, नॉन पोलर में। तो यहां पर कोवलेंट कंपाउंड आपके नॉन पोलर हटा दो बच्चों, यहां पर हम बोल सकते हैं कोवलेंट कंपाउंड जनरली आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। और आपका यहां पर जो इथेनॉल है, इथेनॉल क्या है बच्चों, आपका एक तरीके का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हाईली कोवलेंट नेचर वाले कंपाउंड हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है,
ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको मगअप भी कर रहे हैं, इसको समझते हुए मगअप आप लोगों को कर लेने चाहिए। काफी इजी पॉइंट्स है, काफी सिंपल है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग एक दो बार देखोगे तो आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डील किया है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, राइट द मेथड ऑफ, write the method involves extraction of Na by Downs process। एक्सट्रैक्शन बाय डाउन्स प्रोसेस। देखो डाउन्स प्रोसेस में जो मेथड होते हैं एक्सट्रैक्शन, वो देखो Na का जो एक्सट्रैक्शन होता है बच्चों, वो आपका कौन से प्रोसेस से होता है, डाउन्स मेथड से। कौन से मेथड से होता है बच्चों, वो आपका डाउन मेथड से होता है। ठीक है, डाउन मेथड से Na का एक्सट्रैक्शन हम किस तरीके से करते हैं उसको समझेंगे। देखो क्या होता है बच्चों, जनरली यहां पर इलेक्ट्रोमेटलर्जी ऑफ Na चलता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी ऑफ मेटल, तो यहां पर समझते हैं बाय इलेक्ट्रोमेटलर्जी ऑफ मेटल। मेटल का इलेक्ट्रोमेटलर्जी कराएंगे तभी हमको मेटल ऑब्टेन होगा। मेटल सॉल्ट का जब भी हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी कराएंगे तभी हमको क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर मेटल ऑब्टेन होगा। ठीक है, ये तो बात हुई। चाहे मैं यहां पर मैग्नीशियम का ऑब्टेन कराना चाहूं तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी ही मुझको कराना पड़ेगा। अब देखो Na का कैसे करेंगे, सिंपल टर्म है बच्चों, काफी सिंपल। Na के टर्म में हमने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, कंटेनर में मैंने NaCl मिला दिया और साथ में CaCl2 मिला दिया। CaCl2 वाज इलेक्ट्रोलाइट। CaCl2 वॉट क्या होगा बच्चों, आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चों आपका, जो कि आपका ये आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल फ्लक्स। जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रल फ्लक्स। अब न्यूट्रल फ्लक्स का काम क्या होता है बच्चों, आप लोगों का ध्यान से समझेंगे। न्यूट्रल फ्लक्स का काम ये होगा बच्चों यहां पर कि इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रल फ्लक्स है। न्यूट्रल फ्लक्स का काम क्या होता है, लोअरिंग द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को क्या करेगा बच्चों, ये लोअर करेगा, कम करेगा। तो लोअरिंग द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को आपको लोअर करेगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट को आपको लोअर करेगा किसका, NaCl का। जो हमने मिलाया उसका मेल्टिंग पॉइंट को कम करेगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट को कम करने का काम करेगा। ये होता है न्यूट्रल फ्लक्स का काम, जो आपको परमानेंट मेमोरी में सेव कर लेना है। अब ये चीज ये आपको सेव कर लेना है परमानेंट मेमोरी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये अक्सर घुमा के पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, दिस इज फॉर व्हाट, जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। ये वाला जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट जो है वो आपके जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर दो में एनोड और दो में कैथोड बनाऊंगा। ये मेरा क्या बन गया बच्चों, एनोड। ये मेरा क्या बन गया बच्चों, यहां पर कैथोड। ठीक है, अब देखो यहां पर NaCl का कराना है तो मैं NaCl की बात करूंगा। इसका काम तो हो गया। इसके अंदर कौन कौन से आयन होंगे बच्चों, NaCl की वजह से। NaCl आपका टूटेगा किसमें, Na+ एंड Cl-। ठीक है, अब देखो एनोड पर हमेशा क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। एनोड पर हमेशा क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या होता है बच्चों, यहां पर रिडक्शन। कैथोड पर क्या होता है बच्चों, यहां पर आप लोगों का रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस बात को ध्यान से समझेंगे कि एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, देखो बच्चों Cl- का जब मैं इलेक्ट्रॉन Cl- जब मैं रिलीज करूंगा तो Cl2 गैस निकलेगी। तो यहां पर कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, ये रिएक्शन देखो Cl- के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वही तो लूज करेगा। तो दिस रिएक्शन प्रोसीड एट एनोड,
दिस रिएक्शन इज प्रोसीड एट एनोड। ठीक है, अदर रिएक्शन जैसे मैं बात करूं कि यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होगा, तो Na प्लस 2Na प्लस आपका 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहां पर क्या बना लेगा, Na 2Na। तो यहां पर आपकी कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हुई, कैथोड पर आपकी कौन सी रिएक्शन हुई, कैथोड पर आपको सोडियम मेटल मिला। कैथोड पर आपको कौन सा मेटल मिला बच्चों, सोडियम मेटल। कैथोड पर आपको यहां पर कौन सा मेटल मिला बच्चों, सोडियम मेटल। इस तरीके से हमने डाउन सेल के मेथड से हमने क्या निकाल लिया बच्चों, यहां पर डाउन सेल के मेथड से हमने यहां पर हमने सोडियम मेटल को ऑब्टेन कर लिया। सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का मेथड है बच्चों ये डाउन सेल के मेथड से हम यहां पर सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग समझते हैं ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बच्चों, उसको समझते हैं हम यहां पर कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, उसको ध्यान से समझते हैं बच्चों। काफी इजी पॉइंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है यहां पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाउ Na2CO3 present in NaOH as impurity, NaOH as impurities। ठीक है, impurities can be देखो how Na2CO3 present in NaOH as a impurity और how, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। Na2CO3 के वो NaOH के अंदर Na2CO3 इंप्योरिटी के फॉर्म में कैसे होता है। देखो इसका सॉल्यूशन ध्यान से समझेंगे। जब इसका सॉल्यूशन हम लोग समझेंगे ध्यान से, तो क्या होगा बच्चों, NaOH की रिएक्शन, NaOH क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रिएक्ट कर लेगा। किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रिएक्ट करेगा। और एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना लेगा बच्चों, यहां पर एटमॉस्फेरिक CO2 और एयर के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां पर ये Na2CO3 बना लेगा। तो यहां पर जब भी हम NaOH को छोड़ेंगे तो NaOH को जब भी हम अकेला छोड़ेंगे तो NaOH एटमॉस्फेरिक CO2 और एयर के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बना लेगा। अब यहां पर जब आपका सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, वो सोडियम का कार्बोनेट आपका बन चुका है, जो कि आपके किसके साथ कंबाइन होगा, ये आपका कंबाइन होगा किसके साथ, कंबाइन विद NaOH, ये आपका NaOH के साथ कंबाइन होगा। अब आपके पास क्या मिला, अब आपके पास NaOH और Na2CO3 मिला, ये दोनों कंबाइन है। अब आपके पास यहां पर NaOH Na2CO3 मिला। अब जब इसको मैंने अल्कोहल में डाला, तो ये मैंने लिखवाया पॉइंट, Na2CO3 क्या होगा, Na2CO3 अल्कोहल में इनसॉल्युबल होगा। अल्कोहल में क्या होगा बच्चों, ये इनसॉल्युबल होगा। और अल्कोहल में Na2CO3 इनसॉल्युबल होगा, तो ये आपका प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ये आपका प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और आपको अकेला क्या ऑब्टेन हो जाएगा, वी कैन सेपरेट दिस सॉल्यूशन वेरी इजीली। अब मैं इस सॉल्यूशन को काफी इजीली सेपरेट कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि अल्कोहल में Na2CO3 आपका क्या हो गया, प्रेसिपिटेट डाउन हो गया। प्रेसिपिटेट डाउन होने की वजह से मतलब ये क्या हो गया, इंसॉल्युबल हो गया। इंसॉल्युबल होते ही ये आपका यहां से हम इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम समझते बच्चों ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गिव्स 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मैं आपको 3 दूंगा, ठीक है, गिव्स 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये वाला क्वेश्चन फॉर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। गिव्स 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ Na2S2O3। also write the reaction of Na2S2O3 with HCl and how does it differ, from reaction,
विद Na2SO3। मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है आपका कि आपको Na2S2O3 प्रिपेयर करने के आपको दो मेथड बताने, और इन दोनों मेथड में आपका जो आपका यहां पर Na2SO3 है वो किस तरीके से आपका डिफर करेगा, ठीक है, किस तरीके से आपका N2S2O3 से डिफर कर जाएगा HCl के रिएक्शन में। तो सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड समझते हैं, सॉल्यूशन में। तो प्रिपरेशन मेथड हमारा क्या है बच्चों, यहां पर देख लेते हैं। जैसे ही मैंने फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड, जैसे ही मैंने Na2SO3 की रिएक्शन S के साथ करा दिया, यहां पर स्टीम ऑफ S या फिर सिंपल S एटॉमिक स्टेट में सिंपल S को जब मैं लूंगा तो यहां पर Na2S2O3 बनेगा। This is the first preparation method. Now we will discuss about the second preparation method. The second preparation method is what? Na2S मतलब सोडियम सल्फाइड। इसका नाम क्या होगा? सोडियम सल्फाइड। S-2 का नाम क्या होता है? सल्फाइड। Na का मतलब Na+ का मतलब सोडियम। सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन जब भी मैंने SO2 के साथ कराई तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों? Na2S2O3। ये हो गया दूसरा प्रिपरेशन मेथड। और तीसरा प्रिपरेशन मेथड मैं आपको लिखा देता हूं और आप उसको ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रिपरेशन मेथड काफी इजी है। तीसरा प्रिपरेशन मेथड आप लोगों का काफी इजी है, तो उसको देख लेते। तीसरा प्रिपरेशन मेथड क्या होगा बच्चों, यहां पर जैसे ही मैंने Na2S की रिएक्शन Na2SO3 के साथ और यहां पर I2 के साथ करा दिया, तो यहां पर क्या बन जाएगा? NaI और साथ में आपका Na2S2O3 बन जाएगा। बात क्लियर है? Na2S2O3 को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपो। हम क्या बोलते हैं? Na2S2O3 को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? यहां पर हाइपो सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखो इन दोनों का रिएक्शन देख लेते हैं HCl के साथ, रिएक्शन विद HCl। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, मगब भी करने की कोशिश करिए आप लोग अभी से ही। Na2S2O3 की रिएक्शन जब भी मैं HCl के साथ कराता हूं तो क्या बनता है बच्चों? यहां पर आपका NaCl बन जाएगा, साथ में आपका H2O बन जाएगा, साथ में आपका SO2 बन जाएगा और साथ में आपका एक एटॉमिक सल्फर निकलेगा। ध्यान से समझना। लेकिन जब मैं Na2SO3 की रिएक्शन HCl के साथ कराता हूं तो यहां पर क्या बनता है? NaCl बनता है, H2O बनता है और SO2 बनता है। अब देखो यहां पर आपका सल्फर निकल रहा है, डिफरेंस समझो, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। हाइपो के साथ जैसे ही रिएक्शन करा रहे हैं तो यहां पर सल्फर निकल रहा है, लेकिन अगर मैं सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करा रहा हूं तो यहां पर S नहीं निकल रहा। दिस इज अ मेजर डिफरेंस, और यही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एडवांस में। दिस इज अ रिएक्शन जो कि आपके एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं समझाता हूं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस होगा बच्चों। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम किस तरीके से डील करेंगे वो मैं करना आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर राइट the reaction of Na2S2O3 with AgNO3 and indicate the solubility and color of species ये क्वेश्चन आप लोगों को मगअप करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगअप करना है। और ये काफी ज्यादा अच्छे से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर ये पूछा जाएगा तो काफी ज्यादा घुमा के आप लोगों से ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन समझते बच्चों। देखो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों इसका, कि जब भी मैं Na2S2O3 की रिएक्शन AgNO3 के साथ कराऊंगा, किसके साथ कराऊंगा? AgNO3 के साथ। तो आप जानते हो यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जैसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? AgS2O3। यहां पर क्या आ जाएगा? AgS2O3। यहां पर आपका क्या आ जाएगा? AgS2O3 और साथ में क्या बनेगा? NaNO3।
ये चीज तो आप लोग जानते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी। तो और जो ये होता है, ये आपका कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का। ये कौन से कलर का आएगा बच्चों? आपका व्हाइट कलर का। हाइपो कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, अब देखो Ag2S2O3, Ag2S2O3 को जैसे ही मैं आगे रिएक्ट कराऊंगा, आगे ही कुछ देर के लिए इसको मैं अगर छोड़ दूंगा, कुछ देर के लिए मैं अगर इसको छोड़ दूंगा, तो ये आपका Ag2S में बदल जाएगा, जो कि आपके कौन से कलर का होगा बच्चों? ब्लैक कलर का। जो कि आपके कौन से कलर का होगा बच्चों? आप लोगों के ब्लैक कलर का, और साथ में आपका SO3 निकलेगा। ठीक है, ये तो सिंपल रिएक्शन थी जो कि आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है बच्चों? यहां पर सॉल्युबिलिटी को मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है कि अगर यहां पर ये मैंने एक्सेसिव अमाउंट में ले लिया, ये मैंने क्या कौन सा अमाउंट में ले लिया बच्चों? एक्सेसिव अमाउंट में। इफ Na2S2O3 present in excess amount, अगर ये आपका एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि Na2S2O3 आपका किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? Ag2S2O3 के साथ, Ag2S2O3 के साथ, और साथ में क्या बना लेगा? Na3Ag2S2O3 ट्वाइस। ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ये क्या बना लेगा बच्चों? एक टाइप का कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और कॉम्प्लेक्स बना लेगा मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो होगा वो क्या होगा? सॉल्युबल होगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा? सॉल्युबल होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो कि Ag2S2O3 और अगर मैंने Na2SO3 को अगर मैंने एक्सेसिव अमाउंट में लिया, तो यहां पर कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? आपका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिएक्शन को देख सकते हैं बच्चों। काफी इजी है, काफी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों क्वेश्चन जो अभी मैंने कराए वो काफी इंपॉर्टेंट है। नीट वाले भी बच्चे इसको ध्यान से समझ सकते हैं। एक बार याद देखने से आपको कई बातें याद आ जाएगी एनसीईआरटी की। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये दिया है। वैसे ये जनरली एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना है बच्चों। अब देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। The inside surface of glass bottle, the inside surface of glass bottle became dull। ये आपका डल हो जाएगा when NaOH kept inside इट। जब आपके इसके अंदर मैंने NaOH को इसके अंदर रखा तो ये आपका डल हो गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको समझना है इसमें कि क्यों ऐसा होता है। सिंपल सॉल्यूशन समझते बच्चों, सॉल्यूशन समझते सिंपल क्यों ऐसा होता है। इसके होने का रीजन का मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं बच्चों, समझने की कोशिश करना सॉल्यूशन इसमें। जब मैंने NaOH की रिएक्शन SiO2 के साथ करा दिया, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों? Na2SiO3 बन जाएगा, Na2SiO3 बन जाएगा। ठीक है, और साथ में मैंने यहां पर 2H2O बनाया, बात क्लियर है। यहां पर NaOH SiO2 के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी रखता है। ये क्या होता है? टेंडेंसी टू रिएक्ट विद SiO2 के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, अब देखो एक्चुअली क्या होता है कि ग्लास के साथ आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे टाइप का ग्लास मैंने आपको बताया है अल्कलाइन अर्थ मेटल में। एक तो होता है बच्चों आपका Na2SiO3 और CaSiO3। ये आपके दो टाइप के ग्लास होते हैं, जिस फॉर SiO2। या तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, Si के फॉर्म में लिख सकता हूं, या तो मैं इसको अलग फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? देखो दोनों का ऑक्साइड लिख दो, और यहां से यहां पर 6 SiO2 कर लो। ग्लास को दो फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो दोनों के ऑक्साइड को साथ में 6H2, या तो दोनों का सिलिकेट फिर 4 SiO2। ये दोनों आपके जनरल फॉर्मूला है फॉर SiO2। ये दोनों आपकी क्या है बच्चों? जनरल फॉर्मूला
फॉर ग्लास, जनरल फॉर्मूला फॉर ग्लास, ये ग्लास के लिए जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और बार बताता हूं। देखो यहां पर मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड लिख दो। मेटल ऑक्साइड के साथ या तो मैंने बताया मेटल ऑक्साइड के साथ या तो मैंने मेटल ऑक्साइड के साथ 6SiO2 लिख दो, या तो क्या लिख दो बच्चों यहां पर, ये इसके लिए, ठीक है, ये आपका पॉइंट इसके लिए, ये वाला, ठीक है, मेटल सिलिकेट के साथ, मेटल सिलिकेट के साथ या तो आप 4SiO2 लिख दो। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्लास, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक सॉल्ट, व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक सॉल्ट। अब माइक्रोस्कोपिक सॉल्ट क्या क्या होगा, एंड व्हाट इज द फॉस्फेट बीट टेस्ट, एंड व्हाट इज द फॉस्फेट बीट टेस्ट। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, ये प्योर एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉस्फेट बीट टेस्ट। फॉस्फेट बीट टेस्ट आपको एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, फॉस्फेट बीट टेस्ट आपको एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। बस माइक्रोस्कोपिक सॉल्ट आपको जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको दोनों पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन समझते हैं। देखो जहां जहां मैं एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं तो वहां तो एडवांस के तो अच्छे से समझना ही है, ठीक है। अब देखो माइक्रोस्कोपिक सॉल्ट क्या होता है बच्चों, आपका NaNH4HPO4 4H2O, ये होता है बच्चों। देखो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो Na+NH4+, टोटल कितने +2। अब देखो यहां पर HPO2 पे क्या होता है, HPO4 पे -2 होता है, टोटल यहां पर कितने -2। बस इस तरीके से आप इसको ध्यान रखो। इसके अंदर कौन कौन से आयन होते हैं बच्चों, Na+NH4+, HPO4-2, ये तीनों आयन होते हैं इसके अंदर। तो क्या होगा बच्चों यहां पर सबसे पहले कि NaNH4HPO4 को मैंने हीट किया, हीट करने पर मेरा क्या बना, NaPO3। यही आपका फॉस्फेट बीट टेस्ट करने के काम आएगा, यही आपका क्या करने के काम आएगा, फॉस्फेट बीट टेस्ट। और साथ में यहां पर मैंने H2O और यहां पर अमोनिया बाहर निकल जाएगा। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखो। देन आफ्टर क्या होगा कि अब देखो फॉस्फेट बीट टेस्ट होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। फॉस्फेट बीट टेस्ट होता क्या है, फॉस्फेट बीट टेस्ट आपका होता क्या है, इसको समझते हैं हम अच्छे से। जैसे मैंने CuSO4 को मैंने हीट किया, जनरली आप लोग जानते हो कि CuO और SO3 निकलेगा, ठीक है, CuO और आपका यहां पर SO3 निकलेगा। अब क्या होगा, जो CuO होगा ये वाला जो बीड है इसके साथ NaPO3 के साथ कंबाइन होके CuNaPO4 बना लेगा। अब CuNaPO4 बनाया तो इसका कलर क्या होगा, ब्लू कलर, इसका कलर क्या होगा, ब्लू कलर। अब देखो बैलेंस करना बता देता हूं। PO4 के ऊपर कौन सा साइन, -2 साइन, सॉरी -3 साइन, Na के ऊपर +2, Cu के ऊपर +2, Na के ऊपर +1। देखो टोटल चार्ज बैलेंस है। इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो, मगर कर सकते हो, काफी इजीली है, काफी इजी है, काफी सिंपल मेथड्स है। आप लोगों को जो क्वेश्चन कराए वो काफी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए सारे पॉइंट्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अब मैं बताता हूं, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं बच्चों। विच पेयर ऑफ कंपाउंड कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, विच पेयर ऑफ कंपाउंड कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ कंपाउंड कांट एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है, एग्जिस्ट टुगेदर। कौन से कंपाउंड आपके एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो देख लेते हैं बच्चों एक एक करके। एक मुझे दिया हुआ है NaHCO3,
एंड NaOH, बी मुझको दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर Na2CO3 और NaHCO3, ठीक है। सी मुझको दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर Na2CO3 एंड NaOH, और डी मुझको दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर NaHCO3 NaCl, ठीक है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, हम है ना NaHCO3 को एम्फोटेरिक मान लेते हैं, मतलब लेस से दोनों प्रॉपर्टीज की लेस होती है, लीस्ट एसिडिक भी होता है, लीस्ट बेसिक भी होता है। तो NaHCO3 जब भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, NaOH क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। इसको मैंने एम्फोटेरिक मान लिया, ठीक है। एम्फोटेरिक केवल और केवल स्ट्रॉन्ग बेस के साथ या तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब Na2CO3 क्या होता है बच्चों, आपका वीक बेस, ये आपका क्या होता है बच्चों, वीक बेस, वीक बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा NaHCO3, ठीक है। अब देखो Na2CO3 ये आपका हो गया वीक बेस, ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। बेस बेस कभी आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बेस बेस कभी आपस में रिएक्ट नहीं करते, एसिड बेस रिएक्ट करता है, या तो एम्फोटेरिक या तो बेस रिएक्ट करता है। यहां पर ये एम्फोटेरिक है, लेकिन ये क्या है बच्चों आपका न्यूट्रल, ये आपका कौन सा सॉल्ट है बच्चों, न्यूट्रल सॉल्ट है। तो बात को ध्यान से समझो, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो जब भी ये दोनों आपस में क्या होंगे, जब भी ये दोनों आपस में मिलेंगे तो NaOH NaHCO3 के साथ रिएक्शन कर लेगा, और जैसे ही NaHCO3 के साथ रिएक्शन कर लेगा तो यहां पर क्या बना लेगा बच्चों, सोडियम कार्बोनेट। यहां पर आपका क्या बना लेगा बच्चों, यहां पर आपका सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस बात को ध्यान से समझो कि NaHCO3 आपका एम्फोटेरिक होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट किया। ये आपका वीक बेस होता है, इसलिए आपका इसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। ये आपका वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, बेस बेस आपस में कभी रिएक्ट नहीं कर सकते। और NaHCO3 आपका एम्फोटेरिक होता है, जो कि न्यूट्रल के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। मैं आपको जनरलाइज पॉइंट बता देता हूं, अगर मैंने बेस बेस की रिएक्शन कराई, बेस बेस की रिएक्शन कराई नहीं होगी, चाहे वीक बेस लूं चाहे स्ट्रॉन्ग बेस लूं, दोनों कंडीशन यहां पर स्ट्रॉन्ग प्लस वीक, दोनों कंडीशन के लिए यहां पर स्ट्रॉन्ग प्लस वीक दोनों कंडीशन के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, रिएक्शन नहीं होगी। अगर मैंने यहां पर एम्फोटेरिक ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अगर मैंने एम्फोटेरिक ले लिया और वीक बेस लिया तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। देखो ना, ये आपका कंडीशन एम्फोटेरिक और वीक बेस का है, तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं किए। अब यहां पर आपका देखो, यहां पर ये एम्फोटेरिक है, यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये आपका रिएक्शन कर गया। अब यहां पर देखो, यहां पर ये देखो एम्फोटेरिक प्लस न्यूट्रल, ये भी आपका रिएक्शन नहीं करेगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखो, बस इस पॉइंट को ध्यान रखो, ये पॉइंट काफी लॉजिकल है, काफी अच्छे से आपको कई क्वेश्चन को सोल्व करने में काफी हेल्पफुल रहने वाला है बच्चों, ठीक है, काफी हेल्पफुल आप लोगों का रहने वाला है अगर आपने इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, which of following is preferentially formed when O2 is reacted with K। मतलब पोटेशियम के साथ अगर आपका O2 रिएक्ट करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट आपका बनेगा। ए आपको दिया हुआ है K2O2, ठीक है, ए आपको दिया हुआ है K2O2, बी आपको दिया हुआ है KO2, ठीक है, सी आपको दिया हुआ है K2O और डी आपको दिया हुआ है K2O3। अब समझो, यहां पर आप लोगों को पता है कि लिथियम सोडियम दोनों आपके क्या बनाते हैं बच्चों, ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, और पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, सॉरी लिथियम आपका ऑक्साइड बनाता है,
लिथियम आपका ऑक्साइड बनाता है, ये आपका परऑक्साइड बनाता है, और ये तीनों आपके क्या बनाते हैं बच्चों, सुपर ऑक्साइड। ये तीनों आपके क्या बनाते हैं बच्चों, सुपर ऑक्साइड। बात क्लियर है, ये तीनों आपके सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया भी था पॉइंट में कि सुपर ऑक्साइड कौन बनाएंगे, ये ऑक्साइड कौन बनाएंगे, ठीक है। अब देखो KO2 यूज एज अ सबमरीन, KO2 यूज एज अ सबमरीन। KO2 आपका किसके अंदर यूज होता है बच्चों, सबमरीन के अंदर। तो देखते हैं बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई KO2 यूज एज सबमरीन। ऑक्सीजन, हाँ, वाई KO2 यूज एज अ सबमरीन, ठीक है। सबमरीन में KO2 क्यों यूज करते हैं, देखो सबमरीन में हम लोग KO2 क्यों यूज करते हैं बच्चों, देखो सबमरीन में KO2 यूज करते, दिस इज अ नीट क्वेश्चन कि सबमरीन में हम कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे, KO2। ये नीट का क्वेश्चन है। अब जेई मेंस के लेवल का ये होगा कि KO2, जेई एडवांस के लेवल का, सॉरी जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा बच्चों क्वेश्चन, जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, KO2 को हम सबमरीन में क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, वो क्या होगा एडवांस के लिए, ठीक है। क्यों यूज करते हैं वो एडवांस के लिए, और नीट के लिए केवल सबमरीन में यूज करते हैं इस चीज को। देखो KO2 की रिएक्शन जब भी आप CO2 के साथ कराओगे तो यहां पर क्या बना लेगा, ये K2CO3 और साथ में ऑक्सीजन गैस निकालेगा। बात को ध्यान से समझना कि ये क्या करता है कि ये तुरंत आपका CO2 के साथ रिएक्शन करके O2 को निकालता है, और O2 का अब देखो सबमरीन में क्या होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होने की वजह से यहां पर O2 की गैस को ये आपका रिलीज करेगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एडवांस के लिए, और बाकी जो सबमरीन में किसको यूज करते हैं, दिस इज फॉर अ नीट एस्पेक्ट, वो नीट के लिए कोई क्वेश्चन आपका हो गया है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो, ध्यान से समझो बच्चों, और नीट वाले बच्चे भी कोशिश करो कि आपको रिएक्शन याद रहे। क्या पता भूल चूक में अगर पेपर अगर टफ बन गया तो ये तो पूछ ही लेगा, तो इसलिए आप लोग भी इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। आप लोग भी इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। क्वेश्चन, CO2 gas along with solid Y is obtained when sodium salt X is heated, X is again obtained when CO2 gas is passed, CO2 gas is passed into aqueous solution of Y, ठीक है। X and Y are। अब देखो बच्चों, यहां पर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर सॉल्यूशन समझना ध्यान से। CO2 गैस आपका सॉलिड Y के साथ, CO2 गैस अलोंग विद सॉलिड Y ऑब्टेन व्हेन सोडियम सॉल्ट। देखो सबसे पहले मुझको यहां पर क्या मिल चुका है, इसका मतलब सोडियम सॉल्ट आपका X है, इसका मतलब आपका क्या है, सोडियम सॉल्ट आपका X है। तो यहां पर समझना कि सबसे पहले इसमें ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन क्या मिलेंगे बच्चों, ऑप्शन भी मैं आपको लिखा देता हूं इस क्वेश्चन में। ऑप्शन आपको मिलने वाले Na2CO3 प्लस Na2O, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड बी ऑप्शन इज दैट, बी ऑप्शन इज व्हाट, Na2CO3 और NaOH। सी ऑप्शन इज व्हाट, NaHCO3, Na2CO3। डी ऑप्शन इज व्हाट,
Na2CO3 NaHCO3, ये सारे क्वेश्चन आपको ऑप्शन मिलेंगे। अब आपको क्वेश्चन समझना है, ठीक है। X कोई सोडियम सोल्ट है जो कि गर्म करने पर Y रिलीज कर रहा है जो कि आपका सॉलिड है, ठीक है। X कोई सोडियम सोल्ट है जिसमें से लेकिन आपका क्या निकल रहा है, CO2 निकल रहा है। X कोई क्या है बेटा, सोडियम सोल्ट है, सोल्ट है। अब क्या बोला है कि इज अगेन ऑब्टेन व्हेन CO2, ये फिर से ऑब्टेन होता है, मतलब Y को अगर मैंने CO2 में डाला तो फिर से आपको X ऑब्टेन हो जाएगा। तो सबसे पहले समझो कि CO2 सोडियम का सोल्ट कौन सा CO2 निकालेगा, केवल और केवल बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट तो आपका गर्म करने पर टूटेगा ही नहीं, तो वो सॉलिड नहीं CO2 नहीं निकालेगा। ये यहां पर क्या हो जाएगा, X क्या हो जाएगा, सोडियम। Y क्या हो जाएगा बच्चों, सोडियम कार्बोनेट। यहां से तो हमारा थोड़ा सा लॉजिक लग चुका है, ठीक है। अब देखो Y जब हमारा सोडियम कार्बोनेट होगा, अब सोडियम कार्बोनेट में फिर मैंने एक्सिस अमाउंट में CO2 और H2O रिलीज किया, तो यहां पर NaHCO3 बनेगा, ठीक है, मतलब बाइकार्बोनेट। देखो किसी भी रिएक्शन में अगर मैं एक्सिस अमाउंट में CO2 फिर से ऐड करता हूं तो वो हमेशा बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होंगे। तो आंसर क्या होगा, X आपका बाइकार्बोनेट और Y आपका Na2CO3। आंसर इज व्हाट, आंसर आपका होगा NaHCO3 और साथ में आपका Na2CO3। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। आप लोगों को इस क्वेश्चन को बार बार डिटेल करना है, एक दो बार देखोगे तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को काफी अच्छे से और काफी सिंपल वे में समझ में आए होंगे। और मैंने जहां जहां एडवांस का पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है, ठीक है, जहां जहां एडवांस का पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है उसको तो आप लोगों को देखना ही है। और खासतौर से मेडिकल वाले बच्चे भी अगर उसको देखेंगे तो उनके भी कंसेप्ट कहीं हद तक स्ट्रांग होंगे। तो ये दोनों के लिए दोनों आप लोग देख सकते हो, लेकिन हाँ एडवांस वाले बच्चे इस पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। आई होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।